दम तोड़ते रिश्ते के बीच की उलझी हुई डोर की कहानियां आज घर घर की कहानी है, क्योंकि आज रिश्तों में वो मीठापन नहीं रह गया, वो सहृदयता विद्यमान नहीं रही। समय बदला और बहुत कुछ बदल गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आपके बीच इंडिया और प्राइड के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कहानी आपका बंटी। आपका बंटी जो कि आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ कहानी उपन्यास है। ये उपन्यास है मनु भंडारी जी का। आपका बंटी मनु भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में इसको मानते हैं जिनके बिना ना 20वीं सदी की हिंदी उपन्यास की बात की जा सकती है, ना ही स्त्री विमर्श के मुद्दे पे, ना ही बाल मनोविज्ञान पे, क्योंकि एक बच्चे को समझने का जो बाल मनोविज्ञान उसकी मनः स्थिति को यहाँ दर्शाया गया है वो अतुलनीय है। दर्जनों संस्करण और अनुवादों का ये सिलसिला उनका आज भी चलता रहा। उन्होंने जिस निगाह से बच्चे को देखा, उसकी घायल होती संवेदना को परखा, समझा और उस स्थिति को महसूस कर दुनिया के समक्ष ये दुस्वप्न, जो भयावह दुस्वप्न था, वो लाया। कहना मुश्किल है कि इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे कि बालक बंटी की कहानी आप सुन रहे हैं या माँ शकुन की कहानी। गलती माँ शकुन की है या उसके खुद के जीवन में कुछ जो वो अपना रही है उस चीज की गलती है, या बेटे को उस माता पिता के बीच जो झूल रहा है उसकी गलती है। क्योंकि सभी तो एक दूसरे में ऐसे उलझे हैं कि त्रासदी सभी को अपने यातना में समाहित कर लेती है। और जीवन का सत्य भी यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि स्त्री की कभी कभी जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती बन जाती है। नतीजे में क्या होता है, दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है और दाम्पत्य जीवन प्रभावित होते होते उनको अलगाव की स्थिति तक लाकर छोड़ता है। यह कहानी जो शकुन का ही नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और अपना कद बढ़ाती हर स्त्री का है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में यहाँ भी वही सबसे अधिक पीसा जाता है जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित है। और वो कौन है? बंटी। तो एक तरीके से पूरे उपन्यास को अगर देखेंगे, मैं बीच बीच में कहानी के अंदर में, हालांकि ये उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान की गहरी समझबूझ के लिए चर्चित प्रशंसित इस उपन्यास का हर पृष्ठ ही अपने आप में मनोस्पर्शी और विचार उत्तेजक है। और एक तरीके से हिंदी साहित्य संसार में ये उपन्यास मूल्यवान उपलब्धि के रूप में हमारे समक्ष आता एक कालजयी उपन्यास है। और बहुत कुछ है जो इसके बारे में उपन्यास पढ़ते पढ़ते हमें पढ़ते वक्त अपनी अगर संवेदना, सहृदयता को जोड़ के देखेंगे तो वो महसूस जरूर होगा। उपन्यास की शुरुआत की कड़ी है, मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल के इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में जरूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम सी बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही है, कोई और ही हो गई है। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटा, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा, बाहां पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उसे बहुत दूर है। और फिर भी सचमुच ही दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया। सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, 90 तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी भी उसे अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी।
चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब वो मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप अपनी मम्मी का, अगर वो व्यवसाय में भी हैं, घरेलू भी हैं, दोनों चीजें उनको निर्वहन करना है, तो जब व्यावसायिक जीवन में रहती है तो उनका बिल्कुल जो एक किरदार होता है अलग हो जाता है। बंटी भी बिल्कुल वही सोचता है कि उनकी मम्मी जो कि टीचर है, अध्यापिका है वहाँ की, और वो कैसे सख्त हो जाती है, लेकिन अपनी मम्मी तो अपनी मम्मी है ना। तो उनको तो सहज सरल जीवन में देखना ही उस बच्चे के लिए कल्पना बोध होगा, लेकिन जब वो उससे परे सोचता है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना प्रेम है माँ और बच्चे के बीच, लेकिन आप देखिए संबंध कैसे बिखरते जाएंगे। ये जैसे जैसे उपन्यास बढ़ेगा हम देखते जाएंगे। उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है कि वो जब उनका असली चेहरा अगर देखा जाए तो जो उनका मानो अपना असली चेहरा पर कोई दूसरा चेहरा चढ़ जाता है। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है, चेहरा ही नहीं आवाज भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती हुई तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती है, बस प्यार करती है, इसलिए ये सख्त चेहरा लिए डांटती है। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहां उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मम्मी के कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाले हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती है, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहां नहीं जाता। वहां किसके पास जाए? मम्मी तो वहां रहती नहीं, रहती है बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा, फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बात करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी 2 पहिए की साइकिल खरीद लेगा। वो जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चला देने देंगी। जाने क्या, उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वो बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में दूर दूर तक दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां, जिनके पीछे से सूरज निकल डूब कर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो, जिसके पास जादू की खड़ाऊ हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता जाए। चलता चला जाए तो पहुंच ही सकता है, पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे। मम्मी उसे बहुत ज्यादा घर से बाहर जाने नहीं देती, पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता कि पलंग पर उनके बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहाँ घूमता है। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वो क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया, मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे का उसको खूब उसने प्यार किया। फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक तो पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती है। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया, रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा, और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा क्यों नहीं लेते? हाथ में झाड़ लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वो कहानी सुनाओ तो, सोनल रानी की कहानी, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। एलो और सुनो, ये कहानी सुनने कहने की बखत है क्या? काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी की सूझी है। कहानी रात में सुनी जाती है, यानी कहानी रात में सुनी जाती है, संबोधित करती है उसकी फूफी, दिन में नहीं। नहीं,
जैसे बच्चे जिद करते हैं कि नहीं नहीं मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं चलेगा। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी वो डायन से रानी कैसे बन जाती है? उसके पास जादू था? और क्या, तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रहे थे। बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसे भेज धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है। देखिए प्रश्न ना बच्चों के मन में कितने कौतूहल आते रहते हैं। वो बच्चे जो हैं क्योंकि मासूमियत से भरे होते हैं और उनको जो दिखता है ना उससे वो कनेक्ट करके चीजों को पूछते हैं। बंटी भी देखिए बिल्कुल कैसे पूछ रहा, कितनी मासूमियत के साथ ये प्रश्न कर रहा है। और ये बाल मनोविज्ञान का बहुत ही अति उत्तम चित्रण है कि कितना सूक्ष्मांकन के साथ लेखिका ये समझ रही है कि वो बच्चा पूछ रहा है क्या वाकई में आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है, यानी आदमी भी चेहरे बदलते हैं क्या? क्योंकि उसे तो पहले से ही लग रहा था कि उसकी मम्मी के दो चेहरे हैं, एक वो जब प्रिंसिपल के वेश में, एक अध्यापिका के वेश में आती है, और एक जब उसकी घरेलू एक माँ बन के रहती है, तो उसको खुद लगता है कि ये दो चेहरे हमको दिखाई देते हैं। तो कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के पास भी क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो बच्चा। नहीं नहीं अभी नहीं नहाता। और बंटी के पीछे आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप कि न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते थे, कोई भला देखता भी कैसे। वह रूप क्या कोई आदमी का था, वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता जरूर है जिसे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भी इतर गया। चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। एक बार मन में हुआ अपने मुंह पर लगा के भी देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा क्या? ये क्या? फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए। फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं। फिर वही गंदी बात कही तो। बंटी हाथ उठाकर अपने जेब गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजब है, मम्मी कभी प्यार करते उसे गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लेटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो। छी छी, तुम एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी या फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है, क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी है, वो भी एकदम मम्मी बनी हुई है। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को ऐसी गुड़की मिलेगी सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही। हंसते हुए मम्मी उसे अपने से और ज्यादा सटा लेती है। उस समय फूफी के सामने की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता रहता है, पर ये उसे जो मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सट कर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों के, ऐसे से राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती है, अच्छा बता तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या कि निकाल बाहर करेगा? हटाओ बुढ़िया को, बोर करती है। धत मम्मी, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती है और उसके गालों पर ढेर सारे किस्से देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती है, बस फिर देखती ही रह जाती है और उसे लगता है जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है, पर कौन ये वो न समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती हैं। उसका मन करता है कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता है। तब फूफी की बात याद आ जाती है। वो फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता है क्या भला? तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दे। नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्से से भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी की खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौने अलमारी से भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दूं सूट, गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना।
बंटी जब बहुत लाड में होता या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर तुमको बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगता है जैसे लाड साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर इतना इतरा रहा था। वो मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे ले लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर, खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? ये किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। वही मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होंगी। नहीं तो नहाया धोया कुछ भी नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी को तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाए। कैसे बोलती हैं वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गया बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है, तो मन हुआ था उल्टे पैरों लौट जाऊं। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन मेरे ही घर रहे। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहबी करने को और कहाँ मिलते हैं बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वो कभी आता ही नहीं है, घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, सन्नो है, उह कहने दो कहती है। तो बंदूक दिखाकर अभी लौट भी जाऊंगा, मैं वहीं रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी का उग गया। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गया, ना भीतर का जाते बना न लौटते। कौन बंटी? आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। है आए थे क्या? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे दूं बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू सन्नो के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसके पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा, कैसे डराया? अरे इतनी बड़ी बंदूक देखो जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसे इतरा रहा था। हटोटो, तुम्हें खेलना नहीं आता? ए टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ। हार रहा है तो कैसे भागने लगा। जीतती हुई सन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा, ले चल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू खिसियाई सी सन्नो चीखती रही। मुक्त भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। या कोई आठ आने वाला तमंचा तो है नहीं जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है, बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वो उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकोनू लेके आएंगे। तो मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती हैं। बंदूक हाथ में मिल जाती तो तब भी टीटू फिर भी बंटी की इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब उसे पसंद नहीं था। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता? क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहे? बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहता है। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं, पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है। न चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा, तलाक क्या होते हैं? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे ये कैसे मालूम? मेरी मम्मी बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अंदर से अपमानित महसूस कर रहा था। ठाए ठाए वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौटा दिया। यानी वो लौट आया क्योंकि वो नाराज हो गया। टीटू ने इस तरीके से बोला और इसके पहले तो उसे ये पता भी नहीं था बात में कि उसके माता पिता का भी यही कंडीशन है।
और वो वापस लौट आए अपने घर। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था और उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम कैसे चल गया। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते, वो तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहते हैं। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी नहीं है, कॉलेज की प्रिंसिपल है, आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं, करेगा कोई ऐसी सलामी इनकी अम्मा को। यानी वो सोचता है कि मेरी मम्मी तो अध्यापिका है और सब सलाम ठोकते हैं, तो एक अच्छे पद पे है वो, और जबकि टीटू की मम्मी तो है नहीं, वो तो एक हाउसवाइफ है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक कौतूहल चलने लगा कि ऐसा है, मैं पूछूंगा, या उसके मन में ये सब चीजें चलने लगी। और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ, उसे प्यार तो खूब करते हैं ना। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेट दिया था कि बोल भी बंद हो गई थी, सारा चेहरा सुर्ख हो गया था। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पीटो और कान खिंचवाओ, पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है, कितनी ही बार उसने मम्मी से ये बात करनी चाहिए, पर जब भी वह ऐसी बात करता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा हो जाता है, उसे डर सा लगने लगता है, फिर उसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो अब पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं, जहाँ कहते हैं वही घुमाने ले जाते हैं, जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे, अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई, मम्मी पापा कभी बात नहीं करते। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं, मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं क्या, ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो? क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी है, मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है, आसमान में जाने क्या देख रहे हैं मम्मी। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है, टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसे चटकीली हो उठती है, रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगती है। हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा है मम्मी को, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती है, बालों की खूब ढीली ढाली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा, कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वह मम्मी की नजर बचाकर एक टक मम्मी को देखता भी रहता है। मम्मी की थोड़ी की टिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगली फिराता रहता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी उस जैसे चौंक गई थी, एकदम उसका हाथ हटा दिया था और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या दिखती रही थी, अजीब अजीब नजरों से। फिर वह एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हुआ था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई, और उसने तय कर लिया कि अब वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी। फिर मुझे लगता है, और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब है, इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ले, मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताए तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं और मम्मी उसे नहीं बता सकती। क्यों? सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले से झूम गया। लो देख लो मम्मी कैसा दुलार करता है, तुम झूमो तो जरा अपना मम्मा के गले में, न झटक कर अलग कर दे तो न रहे पापा उसके पास, उससे क्या। मम्मी अकेले जितना प्यार करती है उससे तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चों के है। तो आप टीटू से शिकायत एक तरीके से उसका है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीटू ने ही उसको इस तरीके से अपमानित किया था। अपमानित क्या, उसे बताया था लेकिन उसे अपमानित महसूस हुआ। तो उसको लगता है कि मेरे पास भी तो ऐसा कुछ है, ये प्रेम जो माता पिता का एक साथ मुझे मिल रहा है, क्या तुम्हारे अम्मा पापा वो साथ में रहते हैं, क्या मिलकर दे देते हैं? ये होता नहीं कि बच्चों में आपस में एक नीचा दिखाएं या एक दूसरे को एहसास दिलाएं, देखो तुमसे मैं इस मामले में धनी हूं। तो बिल्कुल अभी इनके बालपन में यही चीजें चल रही हैं।
और उसकी आंखों के सामने मतलब ऐसे होता है तो वो कहता है कि क्या कर सकते हैं, और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टीटू के पापा और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहनो अम्मा घुमाई। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। उलझ कर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है। 7 भैया चंपा की सौतेली माँ ने कैसे 7 लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहां जहां बच्चे गाड़े गए वहां वहां चंपा का एक एक पेड़ उगाया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ और नहीं तो क्या, मार कर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है, झूठ 7 बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता ही नहीं लगे। हाँ होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था उसके पास, मतलब वो कहते हैं कि उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। ये तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही हैं। क्या देखती रहती है मम्मी? आंखें गड़ा कर कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वो कभी कुछ नहीं दिखाई देता। वहाँ एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ लेते हैं। मम्मी बंटी पेसो पेस में ही कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो क्या होगा? शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत पास होता है। सवेरे जो इन्हें मम्मी मतलब निकल जाती है, उनको अध्यापिका है तो फिर पढ़ाने के लिए जाना रहता है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुई, लटे चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर है। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी। इस बार मम्मी ऐसी चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप हो गई। आज टीटू कह रहा था